So hey guys, welcome back to the YouTube channel of. So hey guys, welcome to the. welcome to the Coding World YouTube चैनल। हमने सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट शुरू की थी। हमने उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर हमने उसमें एक वीडियो बनाया जिसमें कि हमने फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ड अपना लिखा। फिर उसके बाद हमने उसके सेकंड वीडियो में हमने डेटा टाइप्स वेरिएबल्स को पढ़ा। हालांकि उसमें एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था। आज हम पढ़ेंगे कि हाउ टू नेम अ वेरिएबल, मतलब कि अंडर हम मतलब उनको कंसिडरेशन करके ही हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं। और ही साथ में हम कुछ कीवर्ड्स भी पढ़ेंगे, है ना। और बस आज के लिए इतना ही। तो शुरू करते हैं। देखिए, हमने आज अपना एक ट्यूटोरियल सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम का नाम लिख दिया है tut3.com, क्योंकि ट्यूटोरियल नंबर 3 है और ये मैं इसको काफ़ी स्पेसिफिक रखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आपको एक कोड भी देना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा वाट, इसमें मैं लिखूंगा हैशटैग इंक्लूड stdio.h। और आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं सी वी एस कोड को ही ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये काफ़ी अच्छी एक आईडी है, बिकॉज यहाँ पे कई सारे एक्सटेंशंस मिल जाते हैं। प्लस आप इसमें पाइथन, इसमें जावा, इसमें सी प्लस प्लस, जो लैंग्वेज इसमें एच टी एम एल सी एस एस सब कुछ रन कर सकते हैं। सो काफ़ी इम्पोर्टेंट आईडी और काफ़ी मेन, और उसको रन करना भी काफ़ी आसान है और ये काफ़ी इजीली रन भी करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे अपना बॉयलर प्लेट कोड। बॉयलर प्लेट कोड क्या होता है? एकदम मतलब सिंपल शुरुआती का कोड, जिससे कि हम एक प्रोग्राम को देख के पहचानते हैं कि हाँ, ये सी लैंग्वेज का कोर्स है। तो हैशटैग इंक्लूड, हमने ये लाइब्रेरी कॉल किया, इंट मैंने एक फंक्शन बनाया, रिटर्न 0 कर दिया क्योंकि अगर हम खुद नहीं लिखेंगे तो एरर देगा, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में हेलो प्रिंट लिखा, तो प्रिंट अब डायरेक्टली करके लिख देते हैं। सो हम यहाँ पर एक कमेंट्स करके बना देंगे। देखा, हमने आपको पहले ही बताया था कि ये एक सिंगल लाइन कमेंट होता है और ये एक मल्टी लाइन कमेंट होता है। मल्टी लाइन कमेंट को जब हमें कई सारी लाइनों को लिखना होता है तो मल्टी लाइन कमेंट आसान हो जाता है, नहीं तो सिंगल लाइन कमेंट को हमें हर लाइन में लिखना पड़ता है, जो कि काफ़ी कम्बरसम प्रोसेस हो जाता है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे रूल्स फॉर नेमिंग एंड वेरिएबल। रूल्स फॉर नेमिंग अ, सॉरी, पिछले वीडियो में पढ़ ही लिया था कि इंटीजर्स कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटीजर वेरिएबल, जिसमें हम एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करते हैं। एक होता है रियल वेरिएबल, जिसमें कि हम एक फ्लोटिंग वैल्यू को स्टोर करते हैं, यानी कि डेसिमल वाली वैल्यू को। और एक कैरेक्टर वैल्यू होता है जिसमें कि हम एक सिंगल अल्फ़ाबेट को स्टोर करते हैं। तो ये रहा फिर। सो रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल, सॉरी इट इज, वैसे मेरी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है बट यहाँ पे काफ़ी गलतियाँ हो ही जाती हैं आखिरकार। मैं यहाँ पे लिखूँ, फर्स्ट रहेगा हमारा द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और एन अंडरस्कोर, मतलब कि हम यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर ले सकते हैं, बस यानी कि वो एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए या फिर एक अंडरस्कोर होना चाहिए। हम कोई नंबर से हम शुरुआत नहीं कर सकते। हालांकि आखिरी में हम लगा सकते हैं एक वेरिएबल, कुछ भी लगा सकते हैं, पर शुरुआत हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भैया वो एक वेरिएबल ही होना चाहिए। सो द फर्स्ट character must be an alphabet or underscore। अंडरस्कोर आप लोग कुछ नहीं जानते हैं तो शायद ये मैं आपको बता देता हूँ। अंडरस्कोर ये वाला होता है, ये रहा फर्स्ट वाला। अब देखिए, जैसे कि मैं सेकंड लाइन पे कहाँ से आऊँगा? अगर मुझे सेकंड लाइन पे नॉर्मल तरीके से आना है तो मैं इसको सबसे पहले साइड में राइट साइड स्क्रॉल करूंगा, उसके बाद नीचे आऊंगा। लेकिन सबसे अच्छा तरीका रहेगा, अगर आप VS कोड आईडी यूज कर रहे हैं, कंट्रोल प्लस एंटर को जैसे आप दिखाएंगे, एक नई लाइन में आप आ जाएंगे। तो ये काफी अच्छा रहता है। बस मैं इसको नीचे लाना चाहूंगा, तो यहाँ पे लिखूंगा टू, नो कॉमास और ब्लैंक्स आर अलाउड। सेकेंड पॉइंट इज नो कॉमास और ब्लैंक्स
आर अलाउड। थर्ड पॉइंट है नो स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर इज अलाउड। हम अंडरस्कोर को स्पेशल में यानी कि डॉलर साइन यूज करते, हैश यूज नहीं कर सकते, ऐसे ही जितने भी स्पेशल टाइप होते हैं एंड यूज नहीं कर सकते। तो हम मतलब कि इंटीजर्स का यूज कर सकते हैं, हम किसी नंबर का यूज कर सकते हैं, साथ ही हम एक किसी कैरेक्टर का यूज करते हैं और अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। साथ ही हम उसमें कोई भी बीच में जगह स्पेस नहीं देंगे, ना ही कॉमा लगाएंगे। यार एकदम नॉर्मल तरीके से लिखना है ना, हम क्या ही कर लेंगे एकदम स्पेशल हाई फाई ना। और सॉरी फोर्थ इज वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, यानी कि ओफो ये क्या हो जाता है, वेरिएबल्स वेरिएबल नेम्स आर केस केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर हमें जैसे कि एग्जांपल लेके यहाँ पे आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें, यहाँ पर अगर हमें एक एग्जांपल लें, एग्जांपल कैसे ले, अगर हम जैसे एक बनाए डेटा टाइप डिक्लेयर करके इंट आदित्य, हमने कैपिटल ए से उसकी शुरुआत की, और अगर हम एक बनाए इंट जैसे कि मान लीजिए बनाए, और अगर हम इसको लिखते हैं ATITY तो इसमें एरर नहीं दिखाएगा। हालांकि नाम तो दोनों सेम ही है, प्रोनाउंस भी हम सेम ही करेंगे, बट ये कैपिटल ए से है, ये स्मॉल ए से है, ये दोनों अलग स्पेसिफाई किए जाएंगे। उसका मतलब कि ये इसमें कंपाइलर हमारा कंफ्यूज नहीं होगा, इन दोनों को अलग अलग ट्रीट करेगा। अब जैसे कि हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए इंट हम कुछ हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ले लिया AAM इज इक्वल्स टू 79। भैया कंपाइलर कहेगा ये क्या ले लिया, इस पे तो अलाउड ही नहीं है, हम अंडरस्कोर और किसी कैरेक्टर के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे इससे सिंपल रहता है, कोई अच्छा सा नाम ले लीजिए आप, जैसे कि नाम ले लीजिए एवरेज लिख लीजिए। आप जब आप प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो इस नाम का कोई भी सिग्निफिकेंस कहीं भी नहीं आएगा, इसलिए जरूरी रहता है कि हम अपने प्रोग्राम को एक व्यवस्थित ढंग से लिखें, ताकि अगर मान लीजिए हम आज से 1 साल बाद भी इस कोड को पढ़ रहे हैं तो हम समझ सकें, या फिर हम नहीं पढ़ रहे हैं तो हम तो समझ ही जाएंगे, मान लीजिए कोई और पढ़ रहा है तो वो तो ये समझेगा ये क्या लिखा यार। हालांकि ये तो अलाउड नहीं, लेकिन अच्छे नाम ही चूज करना चाहिए, जिससे कि प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ेगी हमारे। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टेंट्स की। कांस्टेंट एक ऐसी चीज है जो कि फिक्स है, मतलब कि उसकी वैल्यू चेंज ही नहीं कर सकते। समझ में आया, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा था इंट सैम, यहाँ पे लिख दिया हमने सैम, यहाँ पे 69 लिख दिया। अब अगर हमने यहाँ पे सैम 69 लिख दिया तो 69 इज अ कांस्टेंट, हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, हम कुछ भी कर ले सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए आप, लेकिन आप सैम की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। सो टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स, अब कॉन्स्टेंट्स भी जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमने नंबर्स पढ़े थे, मतलब कितने प्रकार के होते हैं डेटा टाइप्स। तो इसमें एक होता है इंटीजर, एक होता है रियल और एक होता है कैरेक्टर। इंटीजर में जैसे कि हमने यहाँ पे एक इंटीजर का कांस्टेंट लिखा है, यहीं पर हम एक फ्लोट का भी लिख सकते हैं, फ्लोट में लिख दीजिए जैसे रैम इज इक्वल्स टू, मैं तो यहाँ पे कोई भी रैंडम वैल्यू दिए ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट 8 आ गया। सो अब यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि ये क्या है, डेटा टाइप है, ये वेरिएबल, और ये उसकी कांस्टेंट वैल्यू है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हमने भैया इसको एक वेरिएबल के अंदर असाइन करके रखी है। अब बिना वेरिएबल को चेंज करे हम इसकी वैल्यू को चेंज ही नहीं कर सकते। समझ में आया? आई थिंक इट्स क्लियर। वैसे ये कैरेक्टर भी होता है, इसलिए हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कैरेक्टर CH इज इक्वल्स टू, मान लीजिए मैं लेना चाहता हूँ कि R। अब जब तक हम इस वेरिएबल को चेंज नहीं करेंगे, माफ कीजिएगा क्या आ गया, जब तक हम इस वेरिएबल को चेंज नहीं करेंगे तब तक हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड वैल्यू जो है उसको चेंज ही नहीं कर सकते। सो ये रहे कुछ कॉन्स्टेंट्स की बात कर लें, तो हम यहाँ पर ऐड कर देता हूँ।
So what are the constants? Constants are those entities. Constants are those entities whose value does doesn't change। ठीक है, उनकी वैल्यू को चेंज ही हम नहीं कर सकते हैं जब तक हम उसके वेरिएबल को चेंज नहीं करेंगे। आई थिंक इट्स क्लियर। अब वेरिएबल्स के नाम के लिए जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ भी उबड़ा उबड़ा नहीं ले सकते हैं, कुछ भी खराब वैल्यू नहीं ले सकते हैं। साथ ही में हम कुछ फिक्स्ड सी लैंग्वेज के अंदर कुछ फिक्स्ड वर्ड्स भी होते हैं जिन्हें हम वैसे भी नहीं ले सकते। जैसे कि मान लीजिए अगर हम यहाँ पे कीवर्ड्स लिखें, यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, so what are the keywords? Keywords are the reserved words। Keywords are the reserved words whose value is already known to compiler, whose value is already known to compiler, whose value is already known to compiler। अब यहाँ पर जो कि कीवर्ड्स होते हैं वो यहाँ पर 32 कीवर्ड्स हैं। यहाँ पर हम 32 कीवर्ड्स पे ज़्यादातर याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हमको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखूँ एग्जांपल के तौर पे लिखूँ यहाँ मान लीजिए जैसे एक होता है ऑटो हो गया, डबल हो गया, इंट हो गया, स्ट्रक्ट हो गया, ठीक है, ब्रेक हो गया। सो दीज आर द बेसिक कीवर्ड्स जो कि हमें पता होना चाहिए। वैसे भी इनका कम ही कम होता है। हमें एक करना क्या है, जैसे मान लीजिए हम एक कोई सम का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हमें उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ वेरिएबल्स असाइन कर देने चाहिए। हमें इन सब की जरूरत ही नहीं। जैसे हम मान लीजिए इंट लेंगे तो इंट में वो तो कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दें इंट, देखिए अब ये भी उसको डेटा टाइप के तरीके ही ट्रीट कर रहा है, ये उसको वेरिएबल के ट्रीट ही नहीं कर रहा, बिकॉज हमें कंपाइलर में ये वैल्यू स्टोर करके रखी गई भैया जहां पर भी इंट आएगा वहां पर ये डेटा टाइप के एज आएगा। सो इतना हमें क्लियर होना चाहिए। सो हम इन कीवर्ड्स का वेरिएबल्स बनाने में नाम यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे बूस्ट की वैल्यू ई वैल्यू गलत है। यहाँ पे जहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो वहाँ पे आप हंसते हंसते उन्हें माफ कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक कंप्यूटर की क्लास है, नॉट इंग्लिश क्लास। अगर ये इंग्लिश क्लास होती तो मैं अपने प्रोनाउंसिएशन, अपने यहाँ पे जो स्पेलिंग्स होती है उन पे ध्यान देता है, पर यहाँ पे इन सब की कोई भी ज़रूरत नहीं लगती है मुझे, इसलिए मैं उन पे ध्यान नहीं दूंगा। सो हमने अपना फर्स्ट प्रोग्राम तो लिख लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, कमेंट्स भी हमने पढ़ ही लिया है। बेसिक स्ट्रक्चर है ना, ये तो हमने पढ़ ही लिया। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ लाइब्रेरी। व्हाट इज द लाइब्रेरी फंक्शन। मैंने वैसे आपको एक आइडिया दे दिया है बट मैंने इसको आपने अलग से नहीं पढ़ाया है। चलिए मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। व्हाट आर द लाइब्रेरी फंक्शंस। What are library functions? So C language has a lot of C language has a lot of valuable library functions which is used to carry out a certain task। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर हमने यहाँ पे लिखे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल देख बता दें जिससे कि आपको आसानी समझ में आएगा। printf परसेंटेज d कॉमा सैम, सॉरी सैम, ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया परसेंटेज डी कॉमा सैम। यहाँ पर हम इसको रन करेंगे। जैसे यहाँ पे हम इसको रन करेंगे, देखिए उसने बता दिया कि यहाँ पे 67 वैल्यू हम ले रहे हैं और उसने बता दिया कि 67 वैल्यू को प्रिंट करो। बात है प्रिंट है, प्रिंट है लाइब्रेरी फंक्शन।
सो सी लैंग्वेज में कुछ इनबिल्ट फंक्शन आते हैं, जैसे कि printf हो गया, रिटर्न हो गया, दीज आर सम लाइब्रेरी फंक्शन जो कि हमें डायरेक्टली आउटपुट देते हैं। सो सी लैंग्वेज हैज अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल लाइब्रेरी फंक्शंस which are used to carry out a certain task। जैसे printf फंक्शन का हमें सिर्फ प्रिंट करने का इस्तेमाल काम में आता है, जैसे कि तो यहाँ पे आप चाहें तो मैं लिख सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं, चलिए लिख ही देता हूँ, सी लैंग्वेज हैज अ lot of library functions which are used to carry out certain specific tasks। So these are the library functions। जैसे कि हमने यहाँ पे एक printf लिखा है, और भी कई सारी तरीके के होते हैं, लेकिन हम उनको जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे हम उनको समझते जाएंगे। तो आपको यहाँ पर इस चीज को याद करने की जरूरत नहीं, बस हमने यहाँ पे जो लिखा है आपको याद होना चाहिए। पहले हमने रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, कीवर्ड्स में हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, लाइब्रेरी फंक्शंस का हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। सो आज के प्रोग्राम में हमने कोई ज़्यादा हैवी काम नहीं किया है, बस हमने एकदम छोटी छोटी डिफिनीशंस को फॉलो किया है। और जैसे कि मैं आज अपने करिकुलम में देख लेता हूँ मुझे आपको आज क्या क्या पढ़ाना है। एक छोटा सा टॉपिक है रिसीविंग इनपुट फ्रॉम यूजर। सो रिसीविंग इनपुट फ्रॉम द यूजर इज वेरी यूजफुल टास्क, बिकॉज हम किसी न किसी तरीके से यूजर से इनपुट लेना चाहेंगे। मान लीजिए हमें दो नंबर्स का सम करना है। अब हम यहाँ पे एक इनबिल्ट फंक्शन लिखेंगे जहाँ पे हम कुछ वैल्यूज को देंगे, वो अगर हमें कुछ वैल्यू प्रिंट करना है तो वो तो एक इनबिल्ट फंक्शन हो गया। लेकिन अगर हम मान लीजिए हमें चाहते हैं कि यूजर खुद उसको एक कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं जिसमें एक जो कि हमारा यूजर है वो एक इनपुट दे, तो उस डायरेक्शन में जो हमारे यूजर इनपुट होता है काफी काम में आता है। तो यूजर से जब हम इनपुट लेते हैं तो हमारे लिए एक फंक्शन होता है स्कैनएफ। हम एक प्रिंटर फंक्शन लगाएंगे जिससे कि जो प्रिंटर फंक्शन लगाएंगे जिससे कि यूजर जो होगा वो प्रिंट करेगा। स्कैनएफ में क्या होगा, जो कि हमने प्रिंट करा है वो जो कंपाइलर होगा उसे रीड करेगा। सो स्कैनएफ परफॉर्म्स अ टास्क ऑफ रीडिंग दिस इनपुट रिटन बाय द यूजर। सो जो कि हमारा मतलब कि जो कि स्कैनएफ फंक्शन होता है, स्कैनएफ फंक्शन जो कि हमने यहाँ पर रिटर्न किया है उसे कंपाइलर को समझाया था कि भैया ने ये लिखा हुआ है। सो अब जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं printf enter the number, enter the number। मान लीजिए हमने यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस देते हैं, हमने एंटर द नंबर लिखा है। अब वहां पर क्या करेगा, यूजर कुछ ना कुछ नंबर लिखेगा, पर उस जो फंक्शन है हमारा उसको रीड कैसे करेगा, स्कैन एफ के फंक्शन की मदद से। सो स्कैन एफ फंक्शन आ गया। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे आप बताइए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखने का तरीका रहता है %d। देखिए हम उसको एक पहले बात क्या करेंगे कि हम उसको एक रिजॉल्व करेंगे कि हम भैया उसको %d लिखा है, जिससे कि उसे पता चल गया कि हम जो कुछ भी लिखेंगे वो क्या होगा, एक इंटीजर वैल्यू होगी। और साथ ही हम यहाँ पर एक एम परसेंट, मान लीजिए एम परसेंट आई लिख दिया। एम परसेंट आई लिख के हम क्या करेंगे, आई के जो वैल्यू होगी उसमें आई को स्टोर कर दे। एम परसेंट कुछ नहीं, बस उसके एड्रेस को दर्शाता है, यानी कि ये जो नंबर है वो इस एड्रेस में जाके एलोकेट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए ये एरर बता रहा है क्योंकि हमने आई को डिक्लेयर ही नहीं किया है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंट आई। सो अब यहाँ पे याद रखिए कि जो डेटा टाइप यहाँ पे है उसी का करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें यहाँ पे लिखनी है। अगर यहाँ पे फ्लोट लिखेंगे तो %f लिखना पड़ेगा, अगर यहाँ पे कैर लिखेंगे तो %c लिखना पड़ेगा। नहीं तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे
कैर लिख दिया, परसेंटेज सी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो उसे एक कैरेक्टर की तरीके रीड करेगा। समझ में आया? सो आई होप ये आपको समझ में आ चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। कल हम इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे। मान लीजिए जैसे कि हमने डेटा टाइप्स पढ़ लिया, वेरिएबल्स पढ़ लिया, कीवर्ड्स पढ़ लिया, कॉन्स्टेंट्स पढ़ लिया, लाइब्रेरी फंक्शंस पढ़ लिया, साथ ही हमने टेकिंग डेटा फ्रॉम द यूजर भी पढ़ लिया है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टेकिंग डेटा फ्रॉम द यूजर। हम स्कैनर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन होता है। सो आज के लिए दैट्स इट गाइस। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा हम उसमें कुछ ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, जो कि आपकी बेसिक्स को, क्योंकि लेक्चर तो इम्पोर्टेंट होता ही है क्योंकि वो आपकी बेसिक्स को क्लियर करता है, लेकिन जो कि प्रॉब्लम प्रैक्टिस होती है, जब तक आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में कभी भी महारत हासिल नहीं कर सकते। सो कंप्यूटर साइंस इज अ वेरी इजी टॉपिक एज वेल एज इज अ ट्रिकी टॉपिक, बिकॉज क्योंकि जब आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा तो आपका पूरा दिमाग भी चाट जाएगा, और समझ में आएगा तो आपको एकदम हलवा लगेगा। सो इसलिए मैं आपको चाहता हूँ कि आप अपने कंटेंट ब्रेक ना करें, कुछ ना कुछ ही ना किसी तरीके से, मतलब जैसे कि आप अपने वेबसाइट पे जा सकते हैं गीक्स फॉर गीक्स में, और भी कई सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। और इन जो, वैसे आप तो अभी काफ़ी शुरुआती में है तो आप, मैं तो प्रेफर नहीं करूँगा कि आप उन सब वेबसाइट पे जाके प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब तक आप उनको 60% इस चैप्टर को कर रहे हैं तब तक वहाँ पे जाना बेवकूफ़ियत रहेगी, क्योंकि आपको वहाँ कुछ समझ ही नहीं आएगा। सो आज के लिए बस इतना ही गैस। थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है। ठीक है, आप इसमें कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में काफ़ी एनर्जी लगती है। हमें पहले से ही स्पेसिफाई करना पड़ता है कि क्या क्या हमें आज पढ़ाना है, क्या ज़्यादा नहीं पढ़ाना है। सो आप भी हमारे लिए थोड़ा बहुत ध्यान रखिए अगर आप चाहते हैं ये ऐसे वीडियोस कंटिन्यूअसली आते रहें। थैंक यू सो मच गाइस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।